नमस्कार बच्चों, आपका फिर से मैथमेटिक्स में टॉप 10 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अब बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आए हैं और हम बिना देरी करते हुए इनको सॉल्व कराते हैं। तो आज का सवाल है, जो पहला सवाल हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 1। आज का प्रश्न नंबर 1 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या है, आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। किसके लिए? नाव धारा से प्रश्न है, तो बोर्ड स्ट्रीम के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लें कि कोई सवाल, ये हम मान लेते हैं कि ये नदी क्या है, नदी। ये मान लेते नदी। अब नदी है तो इसमें अगर नाव ये तैर रही, अगर ऋतु अगर तैरेगी, मान लेते ये आपकी क्या है, ये ऋतु है, ये क्या है आपकी ऋतु है। तो ऋतु जब दो कंडीशन है तैरने की, तो एक तो है मान लेते धारा की डायरेक्शन ये और ऋतु के तैरने की डायरेक्शन इधर है, यानी जिधर धारा प्रवाहित हो रही उधर ऋतु की तैरने की दिशा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो ये है ऋतु ज्यादा स्पीड से तैर सकेगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धारा है वो अपनी स्पीड या चाल के किसको दे देगी? ऋतु को। तो इस तरीके से इसमें हम याद ये रखेंगे कि यदि धारा की दिशा और व्यक्ति की तैरने की दिशा, या नाव है नाव के तैरने की दिशा, चलने की दिशा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति को हम कहते हैं अनुकूल। तो अनुकूल स्थिति में जब चलती है तो उस स्थिति में अनुकूल चाल का होती है, दोनों की चालें जुड़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर ऋतु की तैरने की दिशा ये है और धारा के प्रवाह की दिशा जस्ट इसके तैरने के विपरीत है, तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा? ऋतु की तैरने की जो दिशा होगी वो प्रतिकूल होगी। क्या होगी? प्रतिकूल होगी। तो प्रतिकूल में क्या होता है कि जो धारा होती है अपनी स्पीड के बराबर क्या होगी? ऋतु की स्पीड को कम करने का प्रयास करेगी। इस स्थिति में प्रतिकूल चाल घटी हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके के सवालों में, पहले लिखेंगे हल। ऋतु कितना जाती है? पहली बात तो ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है। कितना? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है। और कितने घंटे में? 2 घंटे। कितने घंटे में? 2 घंटे। तो हम यहां पर लिखेंगे पहली सर्वप्रथम माना शांत जल में ऋतु के तैरने की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की स्पीड या चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो अब पहली कंडीशन क्या लिखेंगे? अनुकूल की स्थिति में। फर्स्ट कंडीशन है अनुकूल की स्थिति में। अनुकूल की स्थिति में, यानी जब ऋतु धारा के प्रवाह की दिशा में तैरती है तब क्या होता है? तो अनुकूल की स्थिति में क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल। क्या जाएगा? अनुकूल
अनुकूल चाल बराबर क्या आ जाएगा, कुल दूरी बटे लगा समय। अब हमें पता है कि ये जो सूत्र है वो चाल बराबर दूरी बटे समय का, लेकिन कंडीशन यहाँ पर धारा के लिए है, उसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, अनुकूल चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अनुकूल चाल जैसा कि हमने बताया कि जब उसके तैरने की दिशा धारा की प्रवाह की दिशा में हो तो उस स्थिति में कहा जाता है अनुकूल, और अनुकूल स्थिति में इनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो अनुकूल चाल हमने मान लिया यहाँ पर क्या है कि ऋतु की तैरने की स्पीड शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि यह जो समय लग रहा है, सॉरी ये 2 घंटे का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 घंटे। अगर हम यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 10 बार में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर x प्लस वाई का मान आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड स्थिति कहा जा रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में ये 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिकूल की स्थिति में, प्रतिकूल की स्थिति में। तो प्रतिकूल की स्थिति में क्या आ जाएगी, प्रतिकूल चाल क्या आ जाएगा, प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्योंकि 4 किलोमीटर की दूरी जब यह धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरती है ऋतु, तो उसे 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तय कर पाती है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पहले सूत्र लिख दें ताकि आपको दिक्कत न। कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। तो यहां पर हमने कहा था प्रतिकूल की स्थिति में जो चालें होती हैं, वो चाल जो तैरने की चाल वो घट जाएगी। वो कितनी घटेगी, धारा जो है अपनी चाल के बराबर ऋतु की स्पीड को कम करेगी, इसलिए ऋतु की तैरने की स्पीड में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। और यहाँ पर 4 किलोमीटर 2 घंटे में तैरती, 2 दूनी 4। इस तरीके से आपका जो एक इक्वेशन और आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आर इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। 2 समीकरण हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों को हल करेंगे। तो हमने वहां पर बताया था आपका, यहाँ पर सवाल जटिल नहीं, यहाँ पर सारा काम है धारा के प्रवाह की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में जब तैरता। यहाँ पर नाव भी होता तो वही स्थिति, अगर धारा की दिशा में नाव चलेगी तो वहां पर धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएंगी, इसे हम अनुकूल चाल कहेंगे। और जब एक कंडीशन होती है जब धारा के विपरीत चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल चाल। तो इस स्थिति में हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इक्वेशन बाई कंडीशन प्राप्त कर लिए। अब हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हल करने के लिए विलोपन विधि आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने बताया था विलोपन विधि कैसे लगाई जाती है। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो वैसे विलोपन ज्यादा आसान होता है क्योंकि इनमें वह जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, क्योंकि हमने कहा था जिसका भी यानी एक्स और वाई में तो समीकरण है, ये समीकरण युग में हमें या तो एक्स को विलोपन करना होगा या तो वाई में। तो वाई का विलोपन करते हैं क्योंकि वाई के गुणांक, वैसे दोनों गुणांक बराबर, लेकिन यहाँ पर वाई का हम विलोपन करते हैं। तो वाई का ये प्लस है या माइनस है, हमने कहा था विपरीत चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जोड़ेंगे तो क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वाई प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, और यहाँ पर x 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 2x बराबर 12, 10 2 12, और 2 1 के 2 और 2 छक्के 12। यहाँ पर सॉरी 2 1 के 2 और 2 छक्के 12, यानी x की चाल, यानी हमने x का मान निकाल लिया 6। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 6
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में x बराबर 6 रखते हैं तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 6 प्लस वाई आर इक्वल टू 10। ये 6 इधर जुड़ रहा उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 माइनस 6, तो वाई आर इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर कि x और y की मान प्राप्त किए। अब लिखेंगे अतः ऋतु और धारा की चाल क्रमशः, ऋतु और धारा की चाल क्रमशः, अतः ऋतु और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से सवाल हल हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये सवाल किसी दूरी, चाल दूरी समय का है। 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे का समय लेता है। तो मान लेते हैं पहली बात तो इसको यहां पर भी हम कोई डायग्राम खींचते हैं। मान लेते हैं ए प्लेस है और हमें जाना है ए से बी तक, और यह पूरी जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर की है। अब एक व्यक्ति है, वह इस 300 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है। प्रश्न में आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, दिख रहा होगा। तो यहां पर 300 किलोमीटर की यात्रा करनी है एक व्यक्ति को, और यह व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी किसे ट्रेन से जाता है। तो मान लेते यहां पर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस किस वाहन से, रेलगाड़ी से या ट्रेन से कर सकते हैं, और बाकी जो बचा 240 किलोमीटर की डिस्टेंस वह तय करता है बस से। किससे, बस से। तो यह दूरी जो है वह किससे तय करता है, बस से। तो यह दूरी तय करने में उसे टोटल का कितना समय लगता है, 4 घंटे का। कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद कहा जा रहा है यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और वह शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते, अर्थात पहले जैसे 4 घंटा लगता था तो अब 4 घंटा 10 मिनट लगेंगे। और रेलगाड़ी और बस की चाल हमें ज्ञात करना, रेलगाड़ी और बस की चाल हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना होगा वही चीज हम मान लेते, तो फर्स्ट कंडीशन है कि व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस या दूरी ट्रेन से और बाकी शेष बची, शेष कितनी, क्योंकि अगर 300 किलोमीटर है, 300 में से 60 किलोमीटर दूरी अगर वह ट्रेन से जाता है तो 60 घटा देंगे 240 आ जाएंगे, और 240 किससे तय करी जा रही है, बस से। तो इस तरीके से हम मानते हैं यहां पर। ये पहली बात। तो प्रश्न नंबर 2 है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लिखेंगे, अब यहां पर पहली बात थोड़ा सा समझाते हैं। मान लेते हैं कि ट्रेन यहां 60 किलोमीटर की दूरी x स्पीड से चलती है, कितना समय लेता है, हम मान लेते हैं t1। कितना, t1 समय लेती है। कितना, t1। तो हमें पता है समय बराबर दूरी बट्टा का चाल, और शेष दूरी बस 240 किलोमीटर की दूरी जो शेष दूरी है वो बस
हम मान लेते हैं T2 समय में। कितने समय में? T2 समय में तय करके, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटा का 4, ये आ जाएगा। और जबकि यहां पर हमारे पास T1 प्लस T2 का मान दे रखा, कितने घंटा? T1 और T2 का मान टोटल है आपके पास 4 घंटे का समय। कितना है? 4 घंटे का मान। तो यहां पर हम कह सकते हैं लगा कुल समय। अतः अब लिखेंगे प्रश्नानुसार व्यक्ति को तय करने में, व्यक्ति को यह दूरी तय करने में लगा समय, यहां पर लिख देते हैं, लगा कुल समय बराबर T1 प्लस T2। और T1 प्लस T2 अगर इनको हम जोड़ के लिखेंगे तो T1 का मान कितना है? 60/x प्लस 240/y बराबर क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2, अर्थात कुल लगा समय बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसका मान कितना T1 और T2 का? ये है 4 घंटे। अब हम चाहें तो 4 से भाग दे सकते हैं, पूरे समीकरण में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 60 में, तो 15 चौको 60 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 4 छंग 24। तो इस तरीके से ये प्रश्न का फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन। अब एक कंडीशन और कही जा रही, यदि वह व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से जाता है, ट्रेन से जाता है। आपकी सेकंड शर्त है कि यही 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसमें से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे जाता है व्यक्ति? ये जाता है रेलगाड़ी से या ट्रेन से भी कह सकते हैं, क्योंकि और बाकी बची 200 किलोमीटर ये जाता है बस से। तो पहले जितना समय लग रहा था उससे कितना ज्यादा समय लग रहा है? तो 10 मिनट ज्यादा। तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, और 10 मिनट को हम बनाएंगे घंटे में तो 60 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके 6 चौको 24 एक 25/6 घंटे लगते हैं इस कंडीशन में। तो लिखेंगे फिर से द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त कहा जा रहा है व्यक्ति को तय करने में लगा कुछ समय, व्यक्ति को यह दूरी, व्यक्ति को यह दूरी तय करने में लगा कुल समय। अब की क्या हो जाएगा? कुल समय। तो यहां से फिर से देखते हैं कि बस द्वारा या ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा। तो हम यहां पर निकालते हैं फिर से समय। तो समय बराबर हमें पता दूरी बटे 4, तो ये आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 200 बटा, यानी बस द्वारा या दूरी तय 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे 4। और इनका सब जोड़ के टोटल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फिर से अगर हम करेंगे तो यहां पर फिर से करेंगे T3, और यहां पर हम कितना T4, और T3 प्लस T4 का मान कितना है? वह 25/6 के बराबर है। तो लगा समय बराबर क्या आ जाएगा? T3 प्लस T4, और यहां पर कितना आ जाएगा? T3 का मान कितना है? 100/x प्लस T4 का मान 200/y, और यहां पर T3 प्लस T4 का मान कितना है? वो है 25/6। 25/6। अब हम 25 से चाहे तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दें। 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, ये आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त कर लिया। क्या है समीकरण हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर बताया आपको ये हटाना पड़ेगा। तो समीकरण यहाँ पर ये दो प्राप्त हुआ है। तो हमें करना यही होगा कि यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल कर ले, ज्यादा सही रहेगा। तो कितने से गुणा कर दें यहाँ पर, तो वैसे तो अगर हम क्या करें, इसको 4 से भाग ले लें, 4 जैसे और भाग दे लें, इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो रहेंगे, छोड़ ऐसे ही इसको हल करते हैं। तो x का गुणांक बराबर कर लें, x का गुणांक बराबर करेंगे तो फिर इसको बनाना कोई अनिवार्य नहीं। चलो छोड़ो, इधर करते हैं सीधा। जिसे हम कहते हैं 60 और 8 का, 60 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। चलो गुणांक सीधा बराबर करते हैं, 8 से यहां गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा यार, चलो छोड़ो यार, 4 का इस गुणा यही में करो और 15 गुणा इसमें करें, क्योंकि हम x को बराबर करेंगे। x का विलोपन करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सचेंज गुणांक से हम गुणा करते हैं। इसे यहां पर जो है x का गुणांक 1/x गुणांक कितना 15 और यहां पर 1/x का गुणांक 4 है, तो एक्सचेंज करके गुणा कर देते। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 चौको 60/x प्लस 6 चौको 24/y बराबर 4। वैसे तो हमें यहाँ हल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें फिर से वही काम करना पड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना करेंगे, 15 चौको 60/x प्लस 15 अट्ठे 120/y बराबर 15/6। इस तरीके से ये इक्वेशन कितना आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन 3 आ जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगा 4। अब इन्हीं को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पर देख रहे हैं, यानी आप जैसा यहाँ पर हमने 1/x गुणांक को बराबर किया तो ये विलोपन करेंगे, अब क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाने पे लिखेंगे। इसीलिए हमने क्या, दोनों समीकरणों के चिन्ह को हमने बदल दिया घटाने पर। क्या है, घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं y हर बराबर है तो अंश का ही जोड़ घटाव किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 240 और माइनस का 120/y बराबर 4 माइनस 15/6। चाहे तो मैं यहाँ काट दे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखते हैं 240 में से 120 चला जाएगा तो फिर से 120 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और नीचे y आ जाएगा, वो तो है y। और फिर यहाँ पर देखते हैं कितना बचा था, यहाँ पर 4 माइनस 5/2, तो यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 चौके 8 और 8 में से आपका कितना आ जाएगा, 5 घट जाएगा। तो पहले गुणा करें, 2 चौको 8 माइनस 5/2, तो यहाँ 3 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, 120/y बराबर 3/3 मल्टी, यहाँ 3 1 3 3 चौको 12, तो यहाँ पर 40/y बराबर 1/2। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौको 8 80 और y1 का मल्टीप्लाई तो y इंटू 1 बराबर y। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पर निकाली। अब हम निकालेंगे इसकी x की वैल्यू। तो y का मान सीधा हम कहीं पर पुट कर देते हैं, y का मान सीधा कहीं पर पुट कर देते हैं। तो हम यहीं पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 80 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 4/x प्लस 8/80 बराबर 1/6। तो यहाँ पर कितना है, 4/x प्लस 8 के 8 दाम 80, यानी 10 बार में कट जाएगा और वहां पर 1/6। ये इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 1/6 माइनस 1/10, क्योंकि इधर से 1/10 पक्षांतर करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ इसको भी हल करते हैं। तो 10 1 10 माइनस 6 1 6/6 दाम 60। फिर से यहाँ पर हम हल करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं -10 में से 6 चला जाएगा 4/7। तो ये इधर 3 मल्टीप्लाई करते हैं,
4×60 बराबर 4× x, 4×1 4। तो फाइनली यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। यहाँ पर देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमने हल कर दिया। अब प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा तीसरा। क्या? तीसरा। अब प्रश्न है तीसरा। तीसरा क्या है प्रश्न? तीसरा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण इतने इतने के मूलों को ज्ञात कीजिए। मूल को ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, वही मतलब होता है। तो लिखेंगे हल। हल यहां पर दिया है 3x² -2 √6x और प्लस का 2r = 0। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना। इधर लिख सकते हैं हमें मूल ज्ञात करना है। मूल का यहां तात्पर्य होगा x के मान। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। हमें सूत्र द्वारा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड द्वारा हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से सवाल जब आते हैं तो वहां पर क्या दिया जाता है स्पष्ट कि इस दिए गए द्विघात समीकरण को क्या ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करिए? तो गुणनखंड मेथड से। तो हमें पता है गुणनखंड का रूल क्या होता है, अचर पद का गुणा x² गुणांक के साथ करते हैं। तो 3 दूनी 6। अब इस प्राप्त 6 को ऐसे दो गुणनखंडों में व्यक्त करना है ताकि उनका जोड़ कितना आ जाए 2√6 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि √6 लाना है तो इस 6 को हम डबल बार √6 लिख सकते हैं। और √6 लिखेंगे तो हाँ ये भी याद रहे कि माइनस लाना है तो दोनों को निगेटिव करेंगे, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और जोड़ेंगे तो माइनस का √6 आ जाएगा माइनस का 2√6। तो यहाँ पर क्या है, इनके यानी मध्य पद के स्थान पर इन्हीं में x का गुणा करके हम लिख देते हैं। तो माइनस का √6 इंटू x माइनस का √6 इंटू x प्लस का 2r = c। अब बात यहाँ की कामन की बात होती है। तो कोई भी पूर्णांक नंबर, जैसे यहाँ पर 3 है, कोई पूर्णांक नंबर है उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, 2 बार रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू √3x²। ये जैसे लिखा है 6, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, क्योंकि ये दोनों का गुणा है। √2 इंटू √3 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। और इसी तरह इसको भी हम लिख देंगे √3 इंटू √2x और प्लस का 2r = 0। अब इसमें भी देखते हैं, यहाँ पर x भी कॉमन है, √3 भी। यहाँ पर हम ले लेंगे √3x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एक बार √3 बचेगा और x² था तो एक बार x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का √3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें √3x लाना है तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पद हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर जैसे 2 लिखा तो इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या है -√2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये वाला पद प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस का √2 आ जाएगा ये। अब इस तरीके देखते 2 पद बचे। अब 2 पद में ये दोनों √3x - √2 √3 इंटू x - √2 कॉमन यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √3x - √2 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3x - √2 फिर से बच जाएगा, क्योंकि इस वाले पद में ये बचेगा और इस वाले में -2 बराबर
जी। अब करेंगे जब √3x माइनस √2r इक्वल टू 0, तो पक्षांतर करेंगे -√2 का, तो उधर जाएगा प्लस, और ये √3 इधर गुणा तो उधर जाएगा तो भाग। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका x का मान 1, ये आ जाएगा। इसको भी जब करेंगे √3x माइनस √2r इक्वल टू 0, तो √3x, क्योंकि सेम गुणनखंड है तो वही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें रूल्स अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर ये √3 गुणा में उधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसके हल हो गए। क्या हो गए, ये समीकरण हल हो गया। वहां पर बॉक्स में जब लिख देना, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल इतने इतने होंगे, आप ब्रैकेट में खाली इसके से जरूर लिख देना। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने इतने को हल कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा क्या रहा, कह रहा द्विघात समीकरण। पहले लिखेंगे हल, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² प्लस का 2bx माइनस a² माइनस b², ये बराबर 0। वो भी किस मेथड से हल करना है इसे, हाँ वैसे यहाँ तो लिखा नहीं है, आप सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड भी द्वारा भी हल कर सकते हैं। इसको हम बताते हैं यहाँ, अगर वैसे सूत्र तो आप सूत्र द्वारा तो आप आसानी से लगा लेंगे, लेकिन जब इसे गुणनखंड विधि से कहेगा तब हम कैसे लगाएंगे, तो हम गुणनखंड मेथड से आपको बताते हैं। तो वही रूल हम करेंगे। पहली बात तो हमें पता है अचर पद का गुणा x² गुणा के साथ करते हैं। पहले एक स्टेप इसको हम और बना लेते हैं थोड़ा सा, x² प्लस 2bx माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b आर इक्वल टू 0। याद रहे कि हमें क्या लाना है, 2b लाना, मध्य पद। हाँ, तो इनका गुणनखंड करेंगे तो ये गुणा में क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आ जाएगा। क्योंकि इसका गुणा करेंगे अचर पद के, सॉरी x² गुणांक के साथ, तो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा इतने करें तो उतना आ जाएगा। अब इसे ऐसे दो गुणनखंडों में ब्रेक करना है या तोड़ना है जिनका योग या अंतर, जोड़ या अंतर क्या जाए 2 किया जाए। तो हम इसको इसे तो हम एक बार चेक करते हैं, हम यहाँ पर ये लिखते हैं, ये करते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस बी प्लस a प्लस बी जोड़ेंगे। अगर हम दोनों गुणनखंडों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, माइनस का a और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का a और प्लस का b और a प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं a से a कैंसिल, 2b आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें दोनों गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, यानी इसके गुणनखंड हमने बना लिए। अब इन दोनों गुणनखंडों में x के साथ गुणा करके मध्य पद के स्थान पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस क्या है, a प्लस b, a प्लस बी इंटू एक्स। दूसरा गुणनखंड क्या है, माइनस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी इंटू a प्लस बी आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो पदों में डिवाइड करें, जैसे एक ये पद आ जाएगा, एक दो पद में डिवाइड कर ले। अब यहाँ पर ढूंढेंगे हम कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब यहाँ पर देखते हैं, पहली बात तो a माइनस बी दोनों में कॉमन है और माइनस बी, तो माइनस के साथ a माइनस बी भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस में x बचेगा, और यहाँ पर भी प्लस बचेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। ये आ गया। अब हम देखते हैं कि दो पद में हो गया, तो बीच में यहाँ देखते हैं ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है, x प्लस a प्लस बी कॉमन है, और फिर से यहाँ पर देखते हैं, जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस a माइनस बी। अब बारी से जब करेंगे, जब x प्लस a प्लस बी आर इक्वल टू 0, तो ये वाला इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो
तो ये ब्रैकेट के साथ वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, माइनस, ये आ गया। पुनः जब करेंगे, पुनः जब x माइनस ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, आर इक्वल टू 0, तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट और उसके बाद x माइनस अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, आर इक्वल टू 0। अब यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी यानी x माइनस ए माइनस बी आर इक्वल टू 0, यहां पर a आ जाएगा आपका, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इस तरीके से x के मान ये हमने गुणनखंड मेथड से बता दी। इसको भी हल कर लेना है क्योंकि वहां पर बच्चे गुणनखंड में गलती करते, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे गुणनखंड करने के लिए, इसको हमें फैक्टर के रूप में चेंज करना होगा। और यहाँ हमने सूत्र जो लगाया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, उसी के सहारे हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया। अगला प्रश्न है 5वां, तो आज का 5वां प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या है 5वां प्रश्न, देखेंगे क्या लिख रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये कई बार आ चुका है हालांकि प्रश्न बोर्ड में, तो इसको हम लिख रहे हैं पहले 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये एक द्विघात समीकरण है, वैसे तो भी नहीं लग रहा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा द्विघात समीकरण। तो कहा जा रहा है, वहां पर कहा गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर एक ही तरीका आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो x वाले गुणांकों को हमें एक पक्ष में कर लेना, उसके बाद ये आसानी से हल हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो दिक्कत में फंस सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, x के गुणांकों को एक साइड में, जैसे यहाँ पर 1 अपॉन x है तो हम इसको लेफ्ट में लेते हैं, तो 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स, और यहां पर क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आ जाएगा। अब त्रिक मल्टीप्लाई करते हैं, त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x, लेकिन यहां पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस एक्स का, तो दोनों हो जाएंगे निगेटिव, सॉरी तीनों, यानी माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बटे एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो b प्लस ए बटे ए बी, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बटे एक्स इंटू अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस एक्स, इसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे a प्लस बी बटा ए। तो यहां से जब a प्लस बी इधर गुणा में दे आएगा भाग, तो इस हिसाब से ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर माइनस का 1 अपॉन एक्स बटे ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन ए बी। अब इनका त्रिक मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इधर गुणा करेगा तो माइनस का ए बी, और इनको गुणा करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा इधर लेते हैं करने के, अब इसे ब्रैकेट जो खोलते हैं, इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी गुणा करते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम उधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब यहाँ पर जीरो को हम चाहे इस पार लिखे चाहे उस पार लिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी जीरो को इस पार ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आर इक्वल टू 0। और यहाँ पर गुणनखंड करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले से 4 पदों में व्यक्त है और ये गुणनखंड में भी व्यक्त है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेते तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा a,
यहाँ पर देखते दोनों b कॉमन है तो यहाँ पर b बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और b यहाँ से कॉमन तो क्या बचेगा a बचेगा। तो यहाँ पर फिर से देखते x प्लस a जब दोनों से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस b बच जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, अब इनका हम क्या करेंगे, जब x प्लस ए आर इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का a, उन्हें जब करेंगे x प्लस बी आर इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का b, ये आपका आ गया क्या, इस समीकरण का हल। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएंगे ये सवाल, क्योंकि आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पर छठा सवाल। ठीक, इसमें कहा गया यदि समीकरण छठा सवाल देखिए पढ़े, कह रहा यदि समीकरण, अब पहले डालेंगे है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 आर इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस 0 है, के मूल क्या है, एक के मूल यानी पहला मूल क्या दिया है, पहला मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा है, ये दिया है। दूसरा मूल क्या है, बीटा है। और उसके बाद कहा गया है प्रश्न में, हाँ, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। हमें ज्ञात पहली बात तो क्या करना है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहली बात तो हमें क्या है, जब भी द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा वो भी किन मूलों पर, हमें जब द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब एक मूल 2 अल्फा प्लस 1 हो और दूसरा मूल 2 बीटा प्लस 1 हो, शायद यहाँ यहीं पर है, हाँ यही चीज। तो इस स्थिति में हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो जब इस स्थिति में अगर हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे तो पहली बात तो योगफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, योगफल, क्योंकि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए मूलों का योगफल चाहिए। तो पहला मूल, पहले थोड़ा सा और काम कर लेते हैं हम पहले तो, हाँ वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम उक्त समीकरण की तुलना करेंगे, उक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आर इक्वल टू 0 से करेंगे। जब करेंगे तुलना तो यहां पर a का मान कितना दिख रहा, 1, और उसके बाद b का मान माइनस का 1 दिख रहा और c का मान माइनस का 2 दिख रहा। तो यहाँ पर योगफल का सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वह माइनस का b बाई ए होता है, माइनस का b बाई ए होता है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस, यानी b का मान -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/1। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, c बाई ए होता। तो c का मान कितना है, -2/1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। अल्फा प्लस बीटा का मान है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कब, जब मूल क्या हो, पहली बात तो मूलों का योगफल। मूल दिए हैं, देख लीजिएगा, मूल क्या है, मूलों का योगफल। पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है तो मूलों का योगफल जो होता है वह पहला मूल प्लस दूसरा। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर, यहाँ 2 अल्फा और 2 बीटा से में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, यहाँ पर 1 दिया है, हम यहाँ रख लेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस का 2, 2 1 2 प्लस का 2 बराबर 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूलों का योगफल आ चुका। अब निकालेंगे गुणनफल।
गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला मूल गुणे दूसरा मूल, ये आ जाएगा। गुणा करते हैं यहां पर, तो 4 अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा, प्लस का 2 बीटा इंटू 1 2 बीटा, यानी हमने पहले 2 बीटा को उठाया, इसमें गुणा किया तो या 2 दूनी 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर 2 बीटा को गुणा करेंगे 1 में तो 2 बीटा आ जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे 2 अल्फा में तो 2 अल्फा आ जाएगा, और फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो पहली बात तो 4 अल्फा बीटा, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो यहाँ पर 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और प्लस का 1, तो माइनस का 2 जो कि 8 आ जाएगा, और प्लस का 2 1 के 2 प्लस का ये 1 अलग से, तो यहाँ पर माइनस का 8 प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का 1 है, इनको जोड़कर कितना आ जाएगा 3, तो माइनस का 5 आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या है, इसके योगफल और गुणनफल निकाल लिया। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या आता है, योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना आया था, योगफल हमने निकाला था 4, तो माइनस का 4x यहाँ पर रखेंगे, 4 तो 4x आ जाए, और गुणनफल हमने क्या निकाला, माइनस का 5 बराबर 0। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली द्विघात समीकरण। तो ये सवाल इतना जटिल नहीं है, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो अच्छे से लग जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, इसकी ओर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करना। अब बात क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब हम समझाते हैं आपको। पहली बात तो और भी धनात्मक, तो धनात्मक मतलब अगर मान लो पहले संख्या, मान ले कि अगर पहली संख्या 1 है तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 2, फिर क्या हो जाएगी 3। तो इस तरीके से क्रमागत क्या होती है, अगर मान लो पहली संख्या 4 है तो अगली क्या हो जाएगी 5, ये हो जाती है क्या क्रमागत संख्या। तो हाँ, अब हम बात क्या है कि हमें ये ज्ञात नहीं, और जब ज्ञात नहीं तो मानना पड़ेगा। तो मानना कैसे जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात 7वां प्रश्न, माना 2 क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। क्योंकि अगर पहली x तो इससे आगे वाली संख्या क्या होगी, इससे एक बड़े हुए तभी क्रमागत होंगे। तो ये हमारे पास है कि हमने क्या है, दो मान लिया कि जो हमें संख्या है 2 क्रमागत संख्या ज्ञात करना, उन्हें पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहा गया है कि इन 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 365। हमें संख्या ज्ञात करना। इस तरीके से क्या, पहले इसका हम होल वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के, अर्थात इनके वर्ग का
जोड़ 365 था, तो उसी अकॉर्डिंग हमने रख दिया। अब यहाँ पर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2a इंटू बी 365। यहाँ पर देखिए 2 बार एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कितना 1 है और प्लस का 2 इंटू एक्स 2x बराबर 365। कितना 365। अब इसका हम क्या करते हैं, भाग छांदे कर 365 की दिलाते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 क्योंकि माइनस का 365 प्लस का घट जाएगा। अब 300 सॉरी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि तीनों पद 2 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे 2 से भागेंगे। 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो माइनस 182 की माइनस 182 आ जाएगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो पहली बात देखते हैं किसका फैक्टर होते हैं। 2 9 18, 2 1 के 2 ऐसे लिख सकते हैं, और 13 7 91 हमें पता है, इसको और क्या लिख सकते हैं 91 को 13 7 91 ये लिख सकते हैं। हाँ, तो हमें ये जो माइनस के 182 है ऐसे दो गुणनखंडों में व्यक्त करना है कि मध्यपद आ जाए, और मध्यपद में कितना है, प्लस का 1 अर्थात प्लस एक्स है, अर्थात प्लस 1 हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्लस 1। तो हमें पता 3 सत्ते 2 सत्ते 14, तो 13 गुणे 7 दूनी 14। अब हमने यहाँ पर 13 को निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है गुणा करेंगे 14 का गुणा 13 में करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा, लेकिन 14 में से अगर 13 घटेगा तो प्लस का आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये फैक्टर हो गए। तो अब फैक्टर हो गए, तो हमने बताया जब फैक्टर होते हैं इनको मध्य पद के स्थान पर रखा जाता है, वो भी किसके साथ, एक्स की गुणा के साथ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 आर इक्वल टू 0। हाँ, याद रहे आप कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो दोनों में x कॉमन x निकालेंगे, तो यहाँ पर x बच जाएगा, स्क्वायर था, यहाँ पर x कॉमन तो 14 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस तो माइनस। उसके बाद हमें पता है 13 यहाँ पर है और 13 गुणे 14 यहाँ पर, यानी 13 गुणा 13 गुणे 14। तो हम यहाँ पर देखते हैं माइनस का 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का x प्लस का, क्योंकि ये जो 182 है 13 गुणे 14 का, तो 13 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, 14 बच जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर माइनस का 13 आर इक्वल टू 0। अब जब करेंगे x प्लस 14 आर इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 14। फिर से जब करेंगे x माइनस 13 आर इक्वल टू 0, तो x बराबर 13 आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो x बराबर माइनस 14 ये अग्राह्य है, क्योंकि यहां पर धनात्मक कहा गया है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगी। इसे हम लिखेंगे अग्राह्य अर्थात छोड़ने का, ये x बराबर 13 आ जाएगा। अब लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः संख्या क्या है, पहली है आपकी x तो दिया 13 और 13 के बाद यहां पर रखेंगे तो 14 होंगी। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन है। आप अब अगला है प्रश्न नंबर 8वां। अब अगला प्रश्न है 8वां। तो 8वां प्रश्न क्या है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x प्लस 2 तथा 4 इंटू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताओ। तो क्या होता है, हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। और
इसमें जो कर्ण होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक ट्राइंगल खींचते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ये मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और समकोण बनाने वाली भुजाएं यहां पर दे रखा। एक भुजा क्या है, एक भुजा आपके पास x+2, हम मान लेते हैं लंब कितना x+2 सेंटीमीटर, और यहां पर आधार जो दे रखा है 4 अंडर ब्रैकेट के अंदर x+1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दे रखा, और हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करना, और जबकि दिया क्या है लिखते हैं भैया। पहली बात तो हल दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर, तथा हमने लंब मान रखा किसको, तथा लंब कितना है x+2 सेंटीमीटर, कितना x+2। आधार कितना मान लिया हमने, आधार 4 अंडर ब्रैकेट x+1 सेंटीमीटर। ये तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो उसी सूत्रफल के सहारे हम यहां पर लिखेंगे। क्या है, लिखेंगे समकोण, कंपेयरिंग मेथड से लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे, और वहीं पर हम पुट कर देंगे वैल्यू और निकालेंगे इस x का मान। तो सबसे पहले हमें टारगेट होगा x का मान निकालना। अब जैसे ही x का मान निकालेंगे वैसे ही सारी हमारी वैल्यू तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। यहां पर क्षेत्रफल रियल में दे रखा है 84, और यहां पर आधार 1/2 आधार कितना है 4 गुणे x+1 इनटू लंब में x+2, 2 1 के 2 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितना है 84 गुणे 2 x+1 इंटू x+2, 2 इधर गुणा तो इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ पर 2 चौके 8 2 दूनी 4, ये 42 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे, इनका अपन गुणा करेंगे तो x² प्लस का 3x और प्लस का 2 आ जाएगा। हाँ, यदि आपको गुणा नहीं पता, हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, तो हम यहाँ पर आपको करके बताते हैं। x+1 मल्टीप्लाई x+2 करेंगे तो कैसे, क्या ये कैसे आ जाएगा, ये हमने कैसे लिख दिया हमें बताइए। जब यहाँ पर x, पहली बात तो एक पद उठाएंगे, x गुणा पहले इसमें पूरे में करेंगे, x इंटू एक्स x², फिर x को उठाएंगे अगले वाले में गुणा करेंगे 1 में, तो x बन जाओ x, x गुणा 1 करेंगे x आ जाए। अब यहाँ पर 2 को उठाते, 2 दूनी सॉरी 2 1 के 2x और प्लस 2 का गुणा 1 में 2, तो यहाँ पर देखते कितना x² प्लस का 3x प्लस का 2, ये यहाँ पर एक। हम इनको अब इनका क्या करते हैं पक्षांतर, तो इधर क्या है 42 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा, इधर 0 बचेगा, x² प्लस का 3x माइनस का 2 माइनस का सॉरी ये प्लस का 2 है, ये इधर आएगा क्योंकि इसका पक्षांतर तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर हम चाहे 0 लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे कोई दिक्कत, तो हम यहाँ पर हम राइट में 0 लिखेंगे, x² प्लस का 3x और माइनस का कितना आ जाएगा 40, ये आ गया आपका क्या 2 घात समीकरण। क्या है 2 घात समीकरण। अब 2 घात समीकरण प्राप्त हो गया, अब इसको हम करेंगे हल, तो यहां पर हल कर लेते हैं। वैसे तो क्या है इसका हल, इधर कर ले जरा सही है, यहां पर कर लेते हैं। तो x² प्लस का 3x माइनस का 40 और इक्वल टू 0, तो गुणनखंड करेंगे तो माइनस का 40 की माइनस 40
और इसका हम गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो सकता है गुणनखंड, यानी इसका दो गुणनखंड 8 5 40 हो जाएंगे। हमें लाना है प्लस का, इसलिए हमें छोटी वाली वैल्यू निगेटिव करना पड़ेगा। तब गुणा करेंगे माइनस का 5 गुणा 8 में, तो माइनस का 5 8 40 आ जाएगा 8, अगर माइनस में 5 चले जाएंगे 8 प्लस के 8 में से माइनस 5 चले जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 40 आर इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 तो प्लस का x हो जाएगा, ये अच्छा 40। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 ले लेंगे, क्योंकि x प्लस 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5। जब x माइनस 5 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर 5। ऐसे जब x प्लस 8 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 8। ये आ जाए आपका क्या हो जाएगा अग्राह्य, क्योंकि यहाँ पर भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती छोड़ने पर, यह अग्राह्य अर्थात छोड़ने पर। तो यहाँ पर मान्य क्या होगी x बराबर 5। तो अब लिखेंगे, हाँ अब लिखेंगे यहाँ पर पहली भुजा, अतः त्रिभुज की पहली भुजा कितनी 5 2 7 आ जाएगी, यानी x प्लस 2, x का मान 5 प्लस 2 बराबर 7 आ जाएगी। और दूसरी भुजा इसे हम कह सकते हैं आधार। दूसरी भुजा कितनी है 4 इंटू 5 प्लस 1 अंडर ब्रैकेट, तो 6 चौको 24, और ट्रिपलेट हम लगाते हैं यहाँ पर 25 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है। अब लिखेंगे तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा है क्या विकर्ण, क्या है कर्ण है, सॉरी तीसरी भुजा क्या है कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें पता है 7 सते 49 होता है, और प्लस का 576 होता है। कितना होता है 576, और जब जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल 625 का 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं क्या आ जाएंगी आपकी आ जाएंगी। अब ये था आपका 8वां प्रश्न। अब हम आपको हल करवाएंगे 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न उम्मीद है कि आसान इसे समझ में आ रहा होगा। आपके टॉप 10 प्रश्नों में से हम 4 सीरीजें लेकर आएंगे, और 4 सीरीज में आपका पूरा सिलेबस हम कवर कर देंगे। इस तरीके से याद रहे, इनको जरूर से एक बार लगा के जाना। अब क्या करें, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है, कह रहा हल कीजिए। हल कीजिए में क्या 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस सॉरी यहाँ पर 2x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 1 है, और बराबर 5। और इसके साथ क्या दिया, कंडीशन दिया x डज नॉट इक्वल टू -3 और 1/2। हमें इस समीकरण को हल करना, क्या है हल करना है। तो यहाँ पर इस बार देखें, थोड़ा सा सवाल जब भी यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, पहली बात तो 6 नंबर का और है कुछ नहीं। देखते हैं कि 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है वही चीज, केवल क्या है यहाँ पर ऊपर है ये 2x माइनस 1 और x प्लस 3 नीचे, और यहाँ पर x प्लस 3 ऊपर है और 2x माइनस 1 नीचे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, समानित करके। तो हम पहली बात तो हम किसी एक को मान लेते हैं, हम इसको माने या इसको माने, किसी दूसरे चर के बराबर मान लेते हैं। हम तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको। तो लिखेंगे पहली बात, लिखेंगे हल माना,
माना 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 आर इक्वल टू वाई। ध्यान से देखिए, हमने इसको 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को हमने y माना। तो अगर हम कहें कि इसके नीचे को अगर हम 1 मान लें, क्या मान लें? 1 मान लें। यहाँ पर बाहर करते हैं थोड़ा सा बात, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 आर इक्वल टू वाई। तो अगर इसको नीचे 1 मान लें और इसको पलट दें तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा। अर्थात x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 के स्थान पर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन y। तो हम किसी एक को मान लेते हैं और उसको पलट देंगे तो दूसरे पद का मान भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर पलटते हैं लेफ्ट साइड, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 आर इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y। अब ये हम वैल्यू पुट करते हैं, दिए गए समीकरण में वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वाई आर इक्वल टू 5। अब क्या है ये 2 इंटू वाई यानी 2y माइनस का 3 अपॉन वाई आर इक्वल टू 5। पहले ही गुणा करते हैं इसको पूर्णांक भिन्न में, यानी पूरी भिन्न में। हम पूर्ण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहले y का गुणा करेंगे। तो 2 इंटू वाई यानी 2y स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन वाई आर इक्वल टू 5। अब ये y इधर भाग तो उधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 आर इक्वल टू 5y। अब पक्षांतर करते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस का ये 5y इधर आएगा तो उधर प्लस का, इधर माइनस का आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा। हाँ, तो हमने इसका पक्षांतर किया तो माइनस 5 है, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 आर इक्वल टू 0 ये मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, तो माइनस का 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6। अब 6 का ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर माइनस 6 आए, जबकि जोड़ने या घटाने पर माइनस 5। तो हमें पता है माइनस 6 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 6 के 6 आ जाएगा, और लेकिन माइनस 6 का अगर हम प्लस 1 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का 6, यानी माइनस 6 और 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो माइनस 6 प्लस 1 बराबर माइनस 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर। हाँ, अब इनको हम लिखेंगे x गुणा के साथ, माइनस का 6y प्लस का y और माइनस का 3r इक्वल टू 0। दोनों में देखते हैं 2y कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y 2 1 के 2, एक बार y 2 3 6, और यहाँ पर हम देखते हैं 1 कॉमन ले लेंगे, इतना 1, यहाँ पर y माइनस 3r इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट। अब लिखेंगे जब y माइनस 3r इक्वल टू 0 तो y बराबर 3। अब यह y बराबर 3 कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। चाहे तो इसका मान हम एक बार समीकरण 1 मान लें, अब यहाँ पर रखें, यहाँ पर यहाँ पर रखें, यहाँ पर, तो हम समीकरण 1 में इसको मान लेते हैं और यहीं पर पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3r इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई उधर करेगा 3 1 के 3x और प्लस 3 का 9। अब हम करते हैं पक्षांतर, तो इधर x के गुणांक एक तरफ रहेंगे और अचर एक तरफ। 3x इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 1 इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। माइनस के 3x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर क्या है, माइनस 10, तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर माइनस का 10। अब दूसरा गुणांक लेते हैं, ये यहाँ पर जब 2y प्लस 1r इक्वल टू 0 तो 2y बराबर माइनस 1, तो y बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब y बराबर माइनस 2 फिर से रखेंगे समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3r इक्वल टू माइनस का 1।
फिर ये मल्टीप्लाई 2 दूनी 4x माइनस 2 एक की 2 आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोनों पॉजिटिव तो उधर निगेटिव तो दोनों निगेटिव। अब इधर लेंगे वही चीज़ 4x या x इधर निगेटिव इधर प्लस 2 का उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव। यहाँ पर 5x बराबर माइनस का होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1/5 क्योंकि 5 इधर बढ़ा तो इस तरीके से ये सवाल भी हल होता है। x के मान 2 आ जाएंगे, x बराबर -10 और x बराबर माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब रहा टॉप 10 का लास्ट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आ चुका है। ये हम केवल वही प्रश्न करवा रहे हैं जो बोर्ड में कम से कम 4 या 5 बार पूछा गया प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 वर्ग मीटर है। यदि इनकी परिमापों का योग 68 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात। अब हमें ये नहीं पता कौन सा वर्ग बड़ा है कौन सा वर्ग छोटा है, तो हम अपने आप में क्या है 2 वर्ग मान लेते हैं। एक वर्ग है x, एक वर्ग ये है इसकी हम मान लेते प्रत्येक भुजा कितनी है x। एक वर्ग है ये मान लेते 2 वर्ग हैं, एक वर्ग है a b c d और एक वर्ग है p q r s। इसकी ABCD की भुजा प्रत्येक भुजा x है और PQRS की भुजा क्या है y है। अब हम मान लेते कि इसका जो क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2, इसकी परिमाप P1 है इसकी परिमाप P2। तो अब यहां पर लिखेंगे दिया है हल दिया है, तो माना पहले का क्षेत्रफल A1 दूसरे का क्षेत्रफल A2, तो दिया है A1 प्लस A2 बराबर 157, ये दिया है। और इनका परिमाप, पहली बात तो एक इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, और P1 प्लस P2 बराबर 68, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, पहली बात क्षेत्रफल निकालेंगे, तो A1 बराबर x² आ जाएगा तथा वर्ग PQRS का क्षेत्रफल A2 हमने माना है तो यहाँ पर y² है, और ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये मान कहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x² प्लस y² बराबर 157, इक्वेशन नंबर हम इसको थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते थर्ड। अब फिर से यहाँ पर परिमाप लिखेंगे, वर्ग ABCD का परिमाप P1 बराबर, हमें पता है वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, 4 इंटू भुजा। अब तथा PQRS का परिमाप P2 बराबर 4y, ये मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y r इक्वल टू 68, 4 से भाग दे देंगे तो x प्लस y बराबर 4 1 के 4 17 चौको 68, यानी मिला के क्या आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। अब हम चाहे तो द्विघात समीकरण बना ले या हम बना ले यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको दोचर रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर आसान क्या रहेगा, तो हम क्या बना ले तो ज्यादा आसान रहेगा
दो चार रैखिक समीकरण बनाएंगे तो x माइनस वन हम x माइनस वाई में लाना पड़ेगा। x माइनस वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो क्या कर लें हम, क्या कर लें, चलो हम दो चार रैखिक समीकरण, सॉरी यहाँ पर समीकरण एक को समीकरण 4 से क्या है y का मान निकालते हैं। समीकरण 4 से x प्लस वाई बराबर 17 है, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 17 माइनस एक्स। अब यहाँ का ये जैसे हमने 4 से निकाला तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा और वहां से हम हल कर देंगे। तो y बराबर 17 माइनस एक्स समीकरण 3 में पुट करने पर या रखने पर, तो रख देंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 157। अब इनको हम खोलेंगे ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो 17 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, ये आपका आ जाएगा 157। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, हमें पता है 289 होता है, नहीं गुणा कर लेना कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 17 दूना 34, और यहाँ पर 157 को राइट में लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप घटाते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 34x, और यहाँ पर हम देखते 289 प्लस का माइनस का 157 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो माइनस का प्लस का 132 आ जाएगा, 132। अब इसका हम क्या करते हैं, 2 से देते हैं बाकी को, 2 से तीनों पद कट जाएंगे, 2 1 के 2, 17 दूना 34, 2 छाक 12, 2 छाक 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसको हम हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 66 r इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। 66 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा 11 छक्के 66, और 11 और 6 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। हाँ, लेकिन गुणनफल क्या आना चाहिए, प्लस का, और इनका योग क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो दोनों को निगेटिव करेंगे तभी तो होगा, माइनस माइनस प्लस, और जोड़ेंगे तो माइनस का 11 माइनस का 17। इस तरीके से इसके फैक्टर भी आसानी से हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6x प्लस का 66 r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं x कॉमन कितना, x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 11 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो जब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया 6 का तो ये प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 11 छक्के 66 r इक्वल टू 0। x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 6 आ जाएगा ये। तो वैसे दोनों मान पॉजिटिव, जब x माइनस 11 r इक्वल टू 0 तो x बराबर 11 आ जाएगा, और जब x माइनस 6 r इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। अब बात यह है कि कौन सा मान है, तो इसे दोनों के मान बस केवल क्या आ जाएगा, वही फर्क होगा कि जब x बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 11 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब हम रखते हैं पहली बात, तो जब x बराबर 6 कहां पर रखते हैं, समीकरण 1 जब x बराबर 6 समीकरण 1 में रखते हैं तो 6 प्लस वाई आर इक्वल टू 17, तो उधर ले जाएंगे 6 को तो उधर घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहां पर क्या है, x बराबर 11 ले, x बराबर 11 समीकरण
1 में रखते हैं तो जब यहाँ पर x बराबर 11 रखेंगे तो x के स्थान पर समीकरण कौन सा है? चौथा है। यहाँ पर कौन सा है? चौथा है। यहाँ पर सॉरी चौथा। चौथे समीकरण में x बराबर 11 रखेंगे x के स्थान पर, तो 11 प्लस वाई आर इक्वल टू 17। तो y बराबर कितना? 17 माइनस 11 अर्थात y बराबर 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनल आंसर लिखेंगे थोड़ा सा, इसका जो आंसर लिखेंगे अतः यदि पहले वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर होगी। परंतु यदि पहले वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपके 10 प्रश्न पूरे हुए। तो बस अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।